हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों का स्वागत है। कहानी बहुत ही रोमांचक है। पूरा मज़ा लेने के लिए प्लीज़ कहानी में आप लोग अंत तक बने रहें। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। उस समय मैं सिर्फ 6 क्लास में पढ़ा करती थी और इतनी कम उम्र की बच्ची को वैसे भी किसी बात का कोई होश नहीं रहता। जब मेरे भाई बहन सब लोग सो जाते थे तो रात में मुझे वह उठाकर अपनी चारपाई पर ले जाता था। मुझे किसी बात से कोई मतलब ही ना था, ना ही मुझे इन सब चीज़ की समझ आती थी। मैं तो नींद में ही डूबी होती थी। अगर मैं कभी उठ भी जाती तो वह मुझे चॉकलेट देता और कुछ पैसे देता और कहता कि किसी को यह बात नहीं बताना। वह ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। उस समय गुजरता चला गया, यहाँ तक कि मैंने अब कुछ कुछ होश भी संभाल लिया था। अब तो मेरे साथ रोज़ाना ही। यह बात उस समय की है जब मैं थोड़ी जवान होने लगी थी। तब मेरी उम्र मुश्किल से 12 साल की थी। अब्बू के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर पर आए। मेरे अब्बू ने उनको रहने के लिए हमारे घर में जगह दे दी थी। हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। उस इंसान का नाम सलीम था, लेकिन मेरे अब्बू उसको अपना बड़ा भाई ही मानते थे। मेरी अम्मी ने जब सलीम के बारे में पूछा तो अब्बू ने बताया कि उनके बचपन का दोस्त है। इन दिनों यह मुश्किल हालात से गुजर रहा है और उसके पास कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने उसे अपने घर में कुछ महीने के लिए रहने के लिए रख लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बताई तो मैं इसे मना नहीं कर पाया। मेरी अम्मी ने कहा, आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन इसको हम रात में कहाँ सुलाएंगे? हमारे पास तो ज़्यादा कमरे भी नहीं हैं। मेरे अब्बू कहने लगे कि बच्चे वाले कमरे में जगह है, ये वहीं पर सो जाएगा। वैसे भी अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियां होती तो मैं इसे छत पर सोने के लिए जगह दे देता। मेरी अम्मी चुप थी, वह अब्बू से ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी। सलीम चूड़ी बेचने का काम किया करता था और शाम को घर लौट आता था। वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता था। हमेशा हमारे लिए फ्रूट्स, बिस्कुट्स, चॉकलेट्स लेकर आता था। सुबह के नाश्ते में हमारे लिए अंडे ब्रेड भी मंगा दिया करता था। वह सिर्फ नाश्ता हमारे घर पर ही करा करता था। दोपहर का खाना वह अपना खरीद कर खाया करता था और रात को भी कहीं बाहर ही खाकर आता था। कभी कभार जब जल्दी आ जाता था तो मेरे अब्बू से रात के खाने पर बुला लेते थे। हम सब बच्चे उसको अंकल कहते थे, क्योंकि मेरे अब्बू कहते थे कि यह मुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यारा है। बुरे दिनों में इसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे अब्बू की सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही चलता था। सलीम अंकल के आने की वजह से अब हमारे हालात सुधर गए थे। सैलरी ख़त्म हो जाती थी तो वह हमें कुछ पैसे दे देता था या फिर घर में राशन डलवा देता था। उसे पता चल जाता था कि यह सब चीज़ ख़त्म हो गई है और वह अम्मी को लाकर दे देता था और हमसे पैसे भी नहीं लेता था। वह हमेशा यही कहता था कि मैं इस घर में रहता हूँ तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं इस घर में थोड़ा बहुत खर्च करूँ। अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझती हैं तो मेरे लिए और ज़्यादा खुशनसीबी होगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए किसी काम आ सकूं तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। उसकी बातों से मेरी अम्मी बहुत खुश हो गई थी। सलीम सच में एक नेक दिल और एक सच्चा इंसान था। अगर हमने उसको यहाँ रहने के लिए जगह दी थी तो वह भी हमारे लिए कुछ कम नहीं करता था। अपना एहसान चुकाने की वह पूरी कोशिश करता था। कोई अगर किसी बुरे हालातों में मदद कर दे तो ऐसा आदमी किसी को बुरा नहीं भी लगता है। दरअसल सलीम अंकल का किसी बात को लेकर अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था। तभी से वह सामान लेकर मेरे अब्बू के पास यानी हमारे घर पर चले आए थे। अब अपने भाई के साथ रहने को वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सलीम अंकल अपनी कमाई से आधे पैसे हमारे घरेलू खर्चों में लगाने लगे थे। तभी मिलजुल कर अच्छी तरह से हमारी गुजर बसर हो रही थी। मेरे अब्बू को भी घर खर्चे में कुछ मदद मिल गई थी। हम 4 भाई बहन थे। सभी मुझसे छोटे थे। ये मेरी नादानी का समय चल रहा था। मुझे सलीम अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। वह पानी लाने को कहते या फिर कोई भी काम कहते तो मैं भाग कर उनका काम करती थी, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं। बच्चों को चीज़ का लालच होता है और हम सलीम अंकल की इस दरिया दिल से बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे, जो हमारे लिए लगभग रोज़ ही चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बिस्किट ला कर रखते थे, जिनको बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अम्मी भी नाराज़ नहीं होती थी, क्योंकि वह उनको अपने घर का एक सदस्य मानने लगी थी। एक कमरे में मेरे अम्मी और अब्बू सोते थे और दूसरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो सलीम अंकल को हमने दे दी थी। अब तो उस शख्स को
अंकल कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन यह बात मैं इस वजह से लिख रही हूँ कि जो माँ बाप गैरों पर भरोसा कर लेते हैं मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल कर सकते हैं। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता। अपने तो गैर बन सकते हैं, लेकिन गैर कभी अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद कर थक कर रात को घर में सो जाते हैं। हम सभी भाई बहन भी पूरा दिन खेल कर थक जाते थे, इसलिए हमें गहरी नींद आ जाती थी और अंकल साइड में चारपाई पर सोया करते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के साथ घर में काम में मदद भी करती थी, इसलिए मैं भी थक जाया करती थी और रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी भी बात का होश ही नहीं रहता था। छठी क्लास की बच्ची को भला किस बात का होश होता। तब जब मेरे भाई बहन सो जाया करते थे, रात को वह सलीम अंकल मुझे उठाकर अपनी चारपाई पर लिटा लेते थे, तो मुझे किसी बात से कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की कोई नॉलेज ही नहीं थी। मैं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वह मुझे पैसे देता, चॉकलेट देता और मीठी गोलियाँ, और कहता कि किसी को यह बात बिल्कुल मत बताना। वह भी नहीं कहता था, तब भी मैं भला किसी को क्यों बताती, क्योंकि मैं नासमझ थी। मुझे पता ही नहीं था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। समय गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने थोड़ा थोड़ा होश संभालना भी शुरू कर दिया था। उसकी हरकतें अब भी वैसी ही थी, लेकिन बस अब बातों में थोड़ी सी वाहियात बातें शामिल हो गई थी। कभी ये बातें मेरी समझ में नहीं आई थी। जिस चारपाई पर सलीम सोता था, उसके आने से पहले चारपाई मेरी हुआ करती थी और मैं चारपाई पर सोया करती थी, जबकि मेरे छोटे भाई बहन फर्श पर गद्दे बिछाकर ही सोते थे। एक दो दिन तो मैंने ज़मीन पर सोने में बहुत बेचैनी महसूस की थी। दिन में मुझे गुस्सा भी आता था कि ये कमबख्त अंकल कहाँ से आ गए जो मुझे अपनी चारपाई पर सोने नहीं देते और मेरी चारपाई छीन ली है। सलीम रोज़ाना सुबह सुबह बाहर चला जाता था, तब अपनी चारपाई पर पड़े रहना मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि यह सब कुछ मेरे हक़ में अच्छा नहीं था और मैं खतरे में हूँ। हम बच्चों के कमरे में बराबर में थोड़ी सी जगह बची थी। तब सलीम अंकल अब्बू से कहने लगे कि तुम बुरा न मानो तो मैं इस पर एक दीवार लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी डाल लेता हूँ। इसमें बहुत ही कम पैसे लगेंगे, मैं मजदूरी कर लूँगा। मेरे अब्बू इस बात से खुशी खुशी मान गए। वैसे भी घर में एक कमरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। अब्बू ने कहा, अगर सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए तो इसमें बुरी ही बात क्या है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। सलीम ने हमारे कमरे के साथ वाले कमरे पर दरवाज़ा भी बनवा दिया था, ताकि नए कमरे एक दूसरे से जुड़े रहें। अब उन्हें नए कमरे में ही चारपाई भी डलवा ली थी। यह कमरा सलीम के हवाले कर दिया गया ताकि वह आराम से सो सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से सो सकें, क्योंकि उसके आने से हमारी थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होने लगी थी। तो अब उनका कमरा अलग बन चुका था, क्योंकि सलीम अंकल के कमरे और हमारे कमरे में एक दरवाजे का फासला था। तो जब मेरे सारे बहन भाई सो जाते तो वह इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ यह बातें समझ आ रही थी। मैं उससे कहती कि हमारे कमरे में रात को ना आया करो, वरना मेरे अब्बू को मैं बता दूंगी। तभी वह मुझे कहता कि तेरा अब्बू तेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करेगा, बल्कि वह मेरी बात पर ही विश्वास करेगा, क्योंकि मैं उसको अपनी आधी सैलरी जो देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद ही मेरे पास आती हो, क्योंकि तुम लोग हर रोज़ मुझे चीज़ लेने की फरमाइश करती हो और मैं लाता भी हूँ। कभी कभी तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता हूँ तो तुम इतनी गुस्से में होती हो कि मेरी शिकायतें करती हो। उसकी ऐसी बात सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा नासमझी की उम्र में डराया धमकाया था। मैं उससे डरती भी बहुत ज़्यादा थी और फिर मेरी एक भी नहीं चलती थी। 4 साल तक वह इंसान मेरे साथ रहा और अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आया। उधर मेरे अब्बू उसकी खैर खवाई में हमेशा लगे रहते कि कब तक यह कुंवारा पड़ा रहेगा, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका भी घर बस जाए। अब्बू के कहने पर अम्मी ने उसके लिए लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी। एक जान पहचान की गरीब घराने की लड़की मिल भी गई और वहाँ वह उस सलीम का निकाह भी हो गया। शादी के कुछ दिन तो वह अपनी बीवी में ही खोया रहा, फिर वह वही अपनी पुरानी हरकतों करने लगा। जब उसकी बीवी मायके चली जाती तो वह हमारे कमरे में फिर से चला आता। मैं किसी को क्या बताती, कुछ नहीं बता सकती थी। मैं अपने दिल ही दिल में घुट रही थी। अब अब्बू से और भी बहुत ज़्यादा डरती थी कि ना जाने वह क्या कर गुजरेंगे, और ना ही तब मुझ में इतनी हिम्मत थी
कि मैं अपनी अम्मी को बता देती। सलीम अंकल से मेरा झगड़ा हो जाता तो वह कई तरह की मुझे धमकियाँ देकर मुझे चुप रहने के लिए कह देता। वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा भी था, तभी मुझ पर उसका कुछ ज़्यादा ही रौब चलता था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने कहा कि मैं पूरा दिन फेरी लगाता हूँ, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का कुछ ज़्यादा फल नहीं मिलता, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक दुकान खोलूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं और मैं अपना घर ले सकूँ। मेरे अब्बू ने अपने एक दोस्त से कुछ कर्ज लिया और उसकी जो जमा पूंजी थी उसको देकर उसकी एक दुकान भी खुलवा दी। वह कुछ ही महीनों में सारा माल ख़त्म करके वहाँ से चलता बना। वह तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको हमेशा कोसता था और मैं गुनाहों की उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं और होता था और काम कहीं और करती थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। सहेली मेरी हालत देखकर मुझ पर हंसती थी। वह कहती थी कि मुझे किसी से शायद प्यार हो गया है और मैं उसी के ख्यालों में डूबी रहती हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी ज़िंदगी से कितनी नफ़रत हो गई थी, जिसको सलीम अंकल ने बर्बाद करके रख दिया था। इम्तिहान में भी मैं अब इस वजह से कामयाब नहीं हो पा रही थी। वह इंसान तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र मैली हो चुकी थी, मगर दिल की सारी ख्वाहिशें मर चुकी थी। मैं अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, मैं सलीम को ही उनका ज़िम्मेदार समझती हूँ। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतने बदलाव हुए कि मैं हमेशा खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर मेरा दिमाग मायूस हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मैं मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का नहीं था। मैं दुआ करती थी, खुदा करे ये कहीं चला जाए या फिर इसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर ये कहीं डूब कर ही मर जाए। जब वह चला गया तो कुछ दिन तक मुझे सुख की सांस मिली। मुझे कुछ हद तक सुकून भी मिला। मैं अपने कज़न भाई फरयान को बहुत चाहती थी। उसके साथ मुझे इस बात का भी एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे मन ही मन बहुत मोहब्बत करती थी। और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वह खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद ही मना कर दिया और इनकार करते वक्त मेरे दिल पर क़यामत गुजरी थी। लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे अब्बू से मांगा था। हमारे बीच मोहब्बत का कोई चक्कर ही नहीं था, मगर फरहान मुझे बहुत पसंद करता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब भी था। जब अब्बू ने हाँ कह दी, तब एक दिन फरहान ने मुझसे बात की और मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। उसने मेरी राय लेते समय कहा कि देखो, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको तुम्हारी रजामंदी पर ही हासिल करना चाहता हूँ। मगर एक बात तुमको सच सच बतानी होगी कि तुम्हारा पिछली ज़िंदगी में किसी से कोई ताल्लुक़ तो नहीं रहा, क्योंकि मैं कभी झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनते ही तो मेरे सारे सपने पल भर में टूट कर चकनाचूर हो गए थे। भला मैं फरहान को यह सब कैसे बता देती कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो चुकी हूँ और अब उसके ये के लिए काबिल भी नहीं रही। फिर मैं झूठ बोलकर उसको धोखा भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरी नज़र में वह देवता था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और कह दिया कि मेरा ख्याल छोड़ दो फरहान, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर शादी के इरादे से मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और ये सच्चाई है। मेरे इनकार से फरहान महीने तक बीमार पड़ा रहा। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली ही सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में बहुत जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा। आज के ज़माने में लड़कियां बहुत मजबूत और समझदार हैं, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वह हक बात कहने का भी हौसला नहीं रख सकती थी। मैंने अपनी जन्नत को खुद ही ठुकरा दिया था। माना कि मैं पैदाइशी कम बोलती थी, जिसने कभी अपने भक्त के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। मैंने अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया, मगर मैं क्या करती। फरहान के विचार मैंने सुन और समझ लिए थे। मैं अपनी मजबूरी की दास्तां अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे माफ़ी मिल जाती। वैसे बहुत से मर्द होते हैं जो माफ़ी दे देते हैं और अपना भी लेते हैं, मगर दिल में उनके जो कांटा उतर जाता है उसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैंने शादी से इनकार करके सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने घर में कभी भी किसी गैर मर्द को ना रखें और ना ही उस पर आंख बंद करके भरोसा करें, क्योंकि बाहर का कोई भी गैर मर्द आपकी माँ, बहन, बेटियों को
हमेशा गलत नज़र से ही देखेगा, क्योंकि आज का ज़माना भरोसे के लायक तो नहीं है। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें और उनको ऐसे मर्दों से बचाएं। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कैसे ही कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।